इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशंस क्या हैं और उसको अलग अलग तरीके से उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जो मुख्य बातें हैं उसको मैंने बताया हुआ है, आप उसको नोट कीजिएगा और इसका नोट्स तैयार करिएगा। उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टुडे डायमेंशनल एनालिसिस, you know that about dimensions of the shapes, different types of shapes, length, breadth, height, these are the dimensions. But when we use the different physical quantity, that will be used in the different dimensions. So we are analyzing that dimensional analysis. तो ये देखिए क्या होता है पहले डायमेंशन एनालिसिस। The dimensions of the physical quantities are the power to which the fundamental quantities are raised to represent that physical quantity। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितनी बार है। जैसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर। 10 raised to the power 2 centimeter means we are using the power of the dimensions। सेंटीमीटर का पावर 2। तो इसी तरीके से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के रूप में। ओके, तो फिजिक्स में अलग अलग पावर्स के रूप में क्या दिया है इन्होंने कि डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर लगाते हैं हम, जैसे 10 raised to the power 2 या सेंटीमीटर स्क्वायर्स। जैसे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया स्क्वायर एरिया, और क्यूब वॉल्यूम को तो क्यूब लगाते हैं। तो पावर्स ऑफ विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सेकेंड पॉइंट है द इक्वेशंस विच एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी in terms of the fundamental units। You know that about the fundamental units, mass, length and time is the basic fundamental units, is called a dimension equation। मतलब कि जब हम मास, लेंथ या टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में तो वो कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशंस। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी to the physical quantity will be dimensionally correct if the dimensions of that term in all the terms occurring on the basis of the equation are the same। मतलब कहने का क्या है कि होमोजेनिटी, समानता फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अब इक्वेशन का मतलब क्या करते हैं कि दो क्वांटिटी को इक्वल बनाते हैं। x इज इक्वल टू 0 मतलब कि x 0 के बराबर है, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मतलब x प्लस वाई का ये एडिशन जो है 1 के इक्वल है। तो ये इक्वालिटी होमोजेनिटी कहलाती है, एक समानता और उसका इक्वेशन, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्म में करेक्ट हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो लिखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन ऑल द टर्म ऑकरिंग ऑन द बोथ साइड मींस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन आर द सेम, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ओके, मींस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on the both side of equation are the same। नेक्स्ट पार्ट है आपका
कि मेन यूजेज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, जब हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के रूप में लिखते हैं तो इसका मेन यूजेस क्या है, हम उसका फिजिक्स में या हम अपने स्टडी में उसका क्या यूज करते हैं। देयर आर थ्री मेन यूजेज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। आपकी बुक में इसका एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, मैं भी कुछ आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले तीनों पॉइंट जो मेन पॉइंट्स हैं उसको ध्यान दीजिए। फर्स्ट है टू कन्वर्ट ए यूनिट of a given physical quantities from one system to of the unit to the another system of which we use। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आगे कि जैसे सीजीएस सिस्टम है उससे एमके सिस्टम में कैसे बदलेंगे। इस तरीके से आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़िएगा। इसमें जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में N1 है, दूसरे सिस्टम में N2 है, तो N1 को N2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए M1 एक सिस्टम में मास दिया हुआ है, M1 को रिप्रेजेंट करेगा, M2 दूसरे सिस्टम में मास को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से ये पावर कितनी है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेंथ को हम फर्स्ट सिस्टम में L1 से, सेकेंड सिस्टम में L2 से, इसकी पावर्स को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को T1 से एक सिस्टम में, दूसरे को T2 से दूसरे सिस्टम में, और उसकी पावर्स को C से रिप्रेजेंट करके इस तरीके से इस फार्मूले से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हम बता रहे हैं, अभी हम दूसरा पॉइंट पहले देख लीजिए। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। वैसे तो फिजिकल रिलेशन करेक्ट होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको डाउट है या कोई भी आपको शक हो रहा है कि ये करेक्ट है कि नहीं है कोई भी फार्मूला, उसको चेक किया जा सकता है इस एनालिसिस के द्वारा। तीसरा है टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताया जा सकता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा, देखिए टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ द टू अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट। एक सिस्टम से कैसे दूसरे सिस्टम में बदलेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने, जैसे डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं वो ध्यान रखिए, उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। F इज इक्वल टू, जैसे एक फंक्शन है, जैसे फोर्स का फार्मूला हमने लिया हुआ है, F इज इक्वल टू M1 L1 T माइनस 2। फोर्स इज इक्वल टू M1 L1 T माइनस 2, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसको हमने MLT में एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमने पावर सपोज किया कि A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -2। M का जो पावर है वो 1 है तो उसको A हमने रिप्रेजेंट किया, L का पावर 1 है उसको B हमने रिप्रेजेंट किया, T का पावर -2 है तो उसको हमने C से रिप्रेजेंट किया। Now because of the Newton in the MKS system we have, मास को हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे सिस्टम में, ये एमकेएस सिस्टम में है और सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को तो सेकंड में करते हैं। अगर मान लीजिए N1 जो है 1 न्यूटन के बराबर है तो हमको फाइंड करना है, क्या करना है, कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब N1 को हम N2 के फॉर्म में बताना चाहते हैं। ओके, कैसे करेंगे इसका एनालिसिस देखिए। मान लीजिए N2 जो है एक सिस्टम में जो मास, लेंथ और टाइम, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, और दूसरा सिस्टम है उसमें M2, L2 और T2 मास, लेंथ और टाइम का दिया हुआ है। तो पहले सिस्टम में मास को हम केजी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूटन एमकेएस में, तो दूसरे सिस्टम में उसको ग्राम में। इसी तरीके से लेंथ को मीटर में और दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर में। T1 दोनों सेकंड में रहेगा।
तो 1 kg को अब हम यहाँ पर तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसको क्या करेंगे, आपको मालूम है कि जब फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव किया जाता है, कभी भी सॉल्व करेंगे तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड टू 1 सेकेंड रहेगा ही। तो ये हो गया आपका 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये N2 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर N1 1 था, ये वैल्यू पुट किया हमने ये सारा और कैलकुलेट किया, तो ये 1000 इंटू 100, ये ग्राम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 1 10 100 1000 10,000 lakhs, 1 lakhs means N2 is equal to 1 lakhs means 10 raised to the power 5 डाइन। मतलब ये क्या हो गया, 1 न्यूटन जो हमने लिया हुआ था वो सीजीएस सिस्टम में डाइन में कितना आ गया, 10 raised to the power 5 डाइन। means this will be converted into dyne. Okay, newtons converted into dyne. सेकेंड है आपका करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, कैसे करेक्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में क्वांटिटीज को, ये देखिए ध्यान से। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट इक्वेशन है न्यूटन्स का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोग, सिंपल फार्मूला है इसलिए मैंने इसको लिया कि u का इनिशियल वेलोसिटी है, याद है आपको, v फाइनल वेलोसिटी है, a जो है आपका एक्सीलरेशन है, और t टाइम टेकन है, जिस टाइम में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इन सबका डायमेंशनल फार्मूलाज हम रख देते हैं, आपकी बुक में एक लिस्ट दिया हुआ है, वहां से आप सारे डायमेंशनल फार्मूलाज आपको समझना पड़ेगा, उसको लर्न भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा वो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पार्टिकुलर जैसे फोर्स का ही है डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, एक्सीलरेशन का कितना होता है। तो यहाँ किसी चीज को हम प्रूव कर रहे हैं इस फार्मूले को। एलएचएस में क्या है v, और v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ यूज करते हैं और टाइम के लिए t, तो अपॉन है, तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला में नीचे से आ गया तो -1 हो गया, L1 हो गया। मास यहाँ पर नहीं है तो m0 लिख दिया, क्योंकि ये डायमेंशनल इक्वेशन के जब लिखेंगे तो MLT के रूप फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ L1 है, m0 है, t-1 है, तो ये LHS की वैल्यू हो गई। ठीक है, इक्वेशन को हम चेक कर रहे हैं, तो LHS ये आ गया। अब RHS के बारे में बात करें, U भी आपका मालूम है, U प्लस AT, और U का जो डायमेंशनल फार्मूला है क्या है, यह है आपका इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी आल्सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का L, टाइम का माइनस T, तो ये ऊपर लिख देंगे इसको L1 m0 L1 t-2 प्लस A एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो इसको लिखा है L1 m0 t-2, और ये t का जो है डायमेंशनल एनालिसिस है, t टाइम ही है, t1 आ जाएगा, और बाकी m और l जो 0 हो जाएंगे। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हम, l आपका यहाँ पर ये L1 m0 t-1, और ये है आ जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई किया तो ये L1 आ गया, m0 है, और t a -2 + 1, प्रोडक्ट जब होगा m x रेस्ट टू द पावर m इंटू x रेस्ट पावर n से करेंगे तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो -2 + 1 1, -1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो L1 है दोनों में, तो यहाँ पर L1 रहेगा, m0 और t-1 दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों सिमिलर आ गया यहाँ पर L1 m0 t-1। अब ये देखिए RHS की वैल्यू इतनी आ गई, और LHS की वैल्यू भी देखिए इतना आ गया, दोनों तरफ सेम है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS,
मतलब हमारे तरफ से इक्वेशन जो हमने फॉर्म किया था, कैसे आप इक्वेशन को चेक करते हैं, जब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाता है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस इज करेक्ट. ओके, नाउ third is the drive the relation between the two physical quantities. कैसे करेंगे हम इसको, देखिए. टू establish the relation between related physical quantities, सपोज कीजिए टाइम पीरियड t of the oscillation of the simple pendulum depend upon the length. आपको मालूम है क्या फार्मूला होता है, t is equal to square root of l upon g. ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म होता है. तो यहाँ पर उसी चीज को हमने रिलेशन बनाने का कोशिश किया है. t को हम इस तरीके से लिख सकते हैं k l और g. l के पावर हमें नहीं मालूम, इसको हम रिलेशन बता रहे हैं, तो हमने सपोज कर लिया कि l के पावर x हो सकता है और ये g जो होगा आपका g की पावर y हो सकता है. k तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. कोई भी कांस्टेंट जो होता है डायमेंशनल लेस होता है, तो उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं. t का डायमेंशन बना लिया, t इज इक्वल टू 1, m और l 0 रहेगा, तो इसको फार्मूले में लिख लिया m0 l0 t1. इसी तरीके से लेंथ में l रहेगा, m और t 0 रहेगा, तो m0 l1 t0. डायमेंशन ऑफ g, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा, L1 m0 t, L इंटू टी होता है, तो m0 L1 t, ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ g. देन इसको हम इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, t का t इज इक्वल टू k, ये आपका L इंटू g, तो ये आ गया, ये L का डायमेंशनल फार्मूला और ये G का डायमेंशनल फार्मूला. इसमें पावर हमको मालूम नहीं है, तो हमने x और y के फॉर्म में लिख दिया. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो 1 ये पावर, ये 1 और ये z है, x ये z है, तो z प्लस इसका आ जाएगा y, और m का क्या हो जाएगा, m का 0 है तो 0 रहेगा, और यहाँ भी 0 है, तो y और z से अगर m0 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, तो 0 हो जाएगा. और t इज इक्वल टू क्या है, 0. यहाँ पर तो z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है t इज इक्वल टू -2 है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y. तो ये आपका टोटल आ गया l x l पावर x प्लस y m0 t -2y. अब क्या करते हैं यहाँ पर कि जो L है उसकी पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके x प्लस वाई कैसे लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, L की पावर को कंपेयर किया, फिर m को किया तो m0, यहाँ दोनों 0 है, t -2y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से -2y इज इक्वल टू 1, तो ये y की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हमने, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन -2, या y इज इक्वल टू -1/2. तो y इज इक्वल टू -1/2 यहाँ लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा. तो दोनों की पावर आ गई आपकी, L की पावर 1/2 और G की पावर कहाँ से रखा हमने, जो फार्मूला हमने इनिशियली माना था, L की पावर x मानी थी और G की L की पावर हमने x मानी थी और G की पावर y मानी थी, तो x आ गया 1/2, तो ये रख दिया, G की पावर -1/2, तो ये 1/2 का क्या मतलब है कि ये L ऊपर है, G नीचे है, माइनस में है, और ये स्क्वायर रूट में है, तो ये आ गया t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g, यही फार्मूला होता है. अब आप जो है यहाँ पर यह वैल्यू रख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ k इज द न्यूमेरिकल कांस्टेंट टू बी फाउंड बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस एंड कैन बी फाउंड आउट द एक्सपेरिमेंटली. अगर इस k की वैल्यू फाइंड करें हम,
तो ये आता है आपका 2 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ ही इससे हमें मतलब नहीं है, k की जगह 2 पाई रख करके डायरेक्ट फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और अगर आप इसका एडवांटेजेस देखना चाहें, एडवांटेजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं जरा ध्यान दीजिए। डायमेंशनल इक्वेशन आर यूज्ड टू वैलिडेट द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसा आपने देखा, हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। सेकेंड, डायमेंशनल इक्वेशन आर यूज्ड टू डिराइव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये भी हम लोगों ने चेक किया अभी कि इसको करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे। Dimensional equations are used to convert the one system to another system. Okay. Dimensional equations are used to find the dimensions of the physical constant. इसका हम constant का dimension भी पता लगा सकते हैं। Okay. Then delimitations of the dimensional analysis क्या है, मतलब कुछ इसकी limitations है, हम widely इसको यूज नहीं कर सकते। कभी कभी हमको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है कुछ बातों के लेकर के। किन बातों पर रिस्ट्रिक्ट होता है वो ध्यान दीजिए कि डायमेंशनल एनालिसिस हैज नो इंफॉर्मेशन ऑन द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है। इफ ए क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, trigonometrical or exponential function, this method cannot be used। मतलब उसमें साइन थीटा कोस थीटा वगैरह का हम कहीं भी डायमेंशन वगैरह पता नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हम यूज नहीं करते हैं इस फार्मूले को। In some cases it is difficult to gauge the factors while deriving the relation connecting two or more physical quantities। Okay, this method cannot be used in an equation containing two or more variables with same dimensions। दो या दो से अधिक अगर वेरिएबल्स हैं और एक ही डायमेंशंस के हैं तो वी कैन नॉट यूज इन इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। It cannot be used if the physical quantity is dependent। अगर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट ऑन मोर देन 3 अननोन वेरिएबल्स। मतलब 3 वेरिएबल्स के ऊपर हम इसको 2 का तो कर सकते हैं लेकिन 3 वेरिएबल्स का नहीं निकाल सकते। फिजिकल क्वांटिटी तो कई वेरिएबल्स की भी हो सकती हैं, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। This method cannot be used if the physical quantity contains the more than one term, say sum of the or different of the two term। Sum and different terms of the two term को हम method cannot be, this method मतलब dimensional analysis जो है नहीं हम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ इसकी लिमिटेशंस है, कुछ यूजेस भी हैं, तो हम इस मेथड्स का यूज करते हैं। चलिए इतना तैयार कीजिए, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।